हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जॉन्डिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जॉन्डिस को हाइपर बिलीरुबिनेमिया क्यों बोला जाता है। उसके बाद इसमें हम लोग प्री हेपाटिक, हेपाटिक एंड पोस्ट हेपाटिक जॉन्डिस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। जॉन्डिस जिसे येलो फीवर भी कहा जाता है एंड इसे हम लोग आम भाषा में पीलिया भी बोलते हैं, लेकिन जो इसका मेडिकल टर्म होता है वो होता है हाइपर बिलीरुबिनेमिया, जिसे जॉन्डिस कहते हैं। यानी कि हाइपर बिलीरुबिनेमिया इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ब्लड में बिलीरुबिन का नॉर्मल लेवल है वो उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इसे हाइपर बिलीरुबिनेमिया कहा जाता है। देन ये बिलीरुबिन क्या होता है, अगर इसके बारे में आपको जानना है एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन देखना है, देन उसे आप मेरे जो पिछली वीडियो है जिसमें मैंने मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन बताया है, जिसकी मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे देख सकते हो। ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ने से ये क्या होता है, हमारे स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्क्लेरा, इसमें इसका डिपोजिशन होने लगता है, जिस वजह से हमारा स्किन, हमारा आइज़, ये सब क्या होता है, येलो दिखने लगता है, जिसे हम जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस इज़ अ येलो पिगमेंटेशन, ये एक येलो पिगमेंटेशन होता है ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्क्लेरा ड्यू टू हाइपर बिलीरुबिनेमिया एंड डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। यानी कि बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन ब्लड में हुआ था उसी के वजह से और बाइल पिगमेंटेशन के डिपोजिशन के वजह से हमारा स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन येलो कलर का दिखने लगता है। जॉन्डिस इज अपरेंट क्लिनिकली व्हेन सीरम बिलीरुबिन लेवल इज मोर देन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जो हमारा नॉर्मल ब्लड में जो बिलीरुबिन का लेवल होता है वो 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए जॉन्डिस अपीयर होता है, यानी कि स्किन का कलर येलो दिखाई देने लगता है जब हमारे ब्लड में 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा बिलीरुबिन का सिक्रीशन होने लगता है। और क्या होता है जॉन्डिस में जो SGOT एंड SGPT होता है, उन दोनों का वैल्यू बढ़ जाता है। SGOT यानी कि सीरम ग्लूटामिक ऑक्सालो एसिटिक ट्रांस एमिनेज, SGPT यानी सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांस एमिनेज। देन उसके बाद देखते हैं लेटेंट जॉन्डिस क्या होता है, जिसको सब क्लिनिकल जॉन्डिस भी बोलते हैं। यदि ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो इसे लेटेंट जॉन्डिस कहा जाता है। देन इसे सब क्लिनिकल जॉन्डिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्लिनिकली डिटेक्टेबल नहीं होता है, जब इसका टेस्ट होता है तो ये अपीयर नहीं होता है, इसलिए इसे सब क्लिनिकल जॉन्डिस भी बोला जाता है। 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होगा तब। देन अगर 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर अधिक हो गया, देन उसका अगर ब्लड टेस्ट किया जाए, ब्लड टेस्ट, तो वो अपीयर हो जाता है, तो हम समझ लेते हैं उसे जॉन्डिस हुआ है। देन अगर 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एक्यूरेट आता है तो ये नॉर्मल है। देन टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस 3 प्रकार का होता है, डिपेंड्स ऑन विच पार्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म द पैथोलॉजी अफेक्ट्स। या हम लोग इस बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसलिए ये 3 प्रकार का होता है। ऐसे अगर डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाए तो जॉन्डिस अलग अलग टाइप के होते हैं, बट यहाँ हम लोग पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म के बेसिस पे कर रहे हैं, इसलिए जॉन्डिस 3 प्रकार है। पहला प्री हेपेटिक जॉन्डिस, जिसे हीमोलाइटिक जॉन्डिस भी बोलते हैं। देन सेकेंड हेपाटिक जॉन्डिस, जिसको एंड हेपाटोसेलुलर जॉन्डिस भी बोलते हैं, अदर नाम है इसका। देन थर्ड इज पोस्ट हेपाटिक जॉन्डिस। चलिए अब इसे डिटेल में एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्री हेपेटिक जॉन्डिस, जिसे हीमोलिटिक जॉन्डिस भी बोलते हैं। हीमोलिटिक जॉन्डिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, रेड ब्लड सेल जो होगी हमारी, उसकी ब्रेकडाउन होगी, उस वजह से जो जॉन्डिस होगा उसको हीमोलिटिक जॉन्डिस या प्री हेपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल, ये इसमें मेन पॉइंट है, याद रखना है। प्री हेपेटिक जॉन्डिस में क्या हो रहा है, रेड ब्लड सेल का बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसकी वजह से ये जॉन्डिस हो रही है। प्री हेपेटिक जॉन्डिस इज काउज्ड बाय एन एजेंट विच कॉजेज इंक्रीज्ड रेट ऑफ हीमोलिसिस। कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से अगर रेड ब्लड सेल बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्रेकडाउन हो रही है, देन उस वजह से जो
जॉन्डिस हो रही है हमें। देन दिस इंक्लूड हीमोलाइटिक डिसऑर्डर। हीमोलाइटिक जो डिसऑर्डर होती है ये इस वजह से होती है। जैसे हीमोलाइटिक डिसऑर्डर में देखेंगे क्या, द इंक्रीज्ड ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्रेजेंट इन द ब्लड एंड इट्स डिपोजिशन इन वेरियस टिश्यू। इसका मतलब क्या है, जब हीमोलाइटिक डिसऑर्डर होती है इस वजह से क्या होता है, रेड ब्लड सेल का बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है। अब रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन होता है हीम में। मैंने बिलीरुबिन का जब मेटाबॉलिज्म दिखाया था तो वहाँ मैंने बताया था कि रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन होती है हीम और ग्लोबिन दो पार्ट में। हीम का ब्रेकडाउन होता है बिलीवर्डिन में, देन बिलीवर्डिन कन्वर्ट होती है बिलीरुबिन में। तो यही बिलीरुबिन जो होती है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन सबसे पहले बनता है, देन उसका कॉन्जुगेशन होता है। तो इसमें हीमोलाइटिक डिसऑर्डर में क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का अमाउंट बढ़ता है और उसका डिपोजिशन होता है वेरियस टिश्यू में। यही है हीमोलाइटिक डिसऑर्डर का मेन पॉइंट कि इसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंक्रीज होगा हमारी ब्लड में, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वेरियस टिश्यू में जाके डिपॉजिट होगी। कुछ जेनेटिक हीमोलाइटिक डिसऑर्डर के एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेट डिफिशियंसी, जिसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन होता है बहुत ज़्यादा इन सारे जेनेटिक डिजीज़ में। इस वजह से क्या होगा, जब ब्रेकडाउन होगा रेड ब्लड सेल का तो वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगी। देन अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन सबसे पहले बन रहा है, उसके बाद उसका कॉन्जुगेशन हो रहा है। क्योंकि हीमोलाइटिक जॉन्डिस में बहुत तेज़ी से रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन होता है, इसलिए अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बहुत तेज़ी से बनती है एंड उसका जो कॉन्जुगेशन होता है वो थोड़ा स्लो होता है। जितनी तेज़ी से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन नहीं बनता है उतनी तेज़ी से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंक्रीज़ होने लगता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है इस हीमोलाइटिक डिसऑर्डर में, इसलिए अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बनने लगता है, इसलिए उसका लेवल इस जॉन्डिस में हमें बढ़ा हुआ मिलता है। बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म में जेनेटिक डिफेक्ट होने की वजह से दो सिंड्रोम हमें देखने को मिलती है। पहली है गिलबर्ट सिंड्रोम एंड दूसरी है क्रिगलर नाजर सिंड्रोम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंड्रोम, गिलबर्ट सिंड्रोम एंड क्रिगलर नाजर सिंड्रोम। इसे याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसे समझना। सबसे पहले देखते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम क्या होती है। चूँकि गिलबर्ट सिंड्रोम हम लोग प्री हेपाटिक जॉन्डिस में पढ़ रहे हैं, तो हेपाटिक जॉन्डिस का जो कुछ मेन पॉइंट है वो इसमें आएगा। सबसे पहले मेन पॉइंट क्या था, प्री हेपाटिक जॉन्डिस में क्या होता है, ब्लड में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि गिलबर्ट सिंड्रोम में भी यही होगा, ब्लड में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या देखे थे प्री हेपाटिक में, इसमें क्या था, बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म में यदि जेनेटिक डिफेक्ट होता है इस वजह से गिलबर्ट सिंड्रोम होता था और क्रिगलर नाजर सिंड्रोम होता था। यानी कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसे क्या बोल सकते हैं, ये कॉन्जेनाइटल हाइपर बिलीरुबिनेमिया। इट इज़ अ कॉन्जेनाइटल हाइपर बिलीरुबिनेमिया, यानी कि ये जेनेटिक है और बिलीरुबिन का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ है। और क्या है, दिस इज़ अ हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर इनहेरिटेड एज ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। ओके, देन गिलबर्ट सिंड्रोम जो होती है वो किस वजह से होती है, किस वजह से ब्लड में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, वो क्या होता है, माइल्ड डेफिशिएंसी ऑफ यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। एक एंजाइम जो मैंने जब ये पढ़ा था हमने बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म जब पढ़ा था तब देखा था अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड जब बनता है तो उसमें एक एंजाइम काम करता है, यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। तो गिलबर्ट सिंड्रोम में क्या हो रहा है, उसी एंजाइम की कमी हो जा रही है, माइल्ड डेफिशिएंसी हो रही है इसमें, यानी कि थोड़ी बहुत कमी होगी जिस वजह से उसका कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए ब्लड में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ ड्यू टू डिफेक्ट इन द अपटेक ऑफ बिलीरुबिन बाय द लीवर सेल, यानी कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लीवर में नहीं जा रहा है, उसका कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, तो वही ये पॉइंट बोल रहा है। देन गिलबर्ट सिंड्रोम इज असिम्प्टोमेटिक अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसका जो डायग्नोज किया जाता है वो कैसे किया जाता है, ब्लड टेस्ट द्वारा। ब्लड टेस्ट करेंगे, देन उसमें देखेंगे कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है या नहीं। देन सेकेंड जो सिंड्रोम है वो क्रिगलर नाजर सिंड्रोम। ये क्रिगलर नाजर सिंड्रोम में भी 2 पॉइंट सेम रहेगी, इसमें भी अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिन का जो अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा ब्लड में, और ये भी कॉन्जेनाइटल होगा, यानी कि ये जेनेटिक होगा।
देन ये जो क्रिगलर नाजर सिंड्रोम होती है ये किस वजह से होती है? इसमें क्या होता है, यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो थी उसका कंप्लीट अब्सेंस होगा यहाँ पे। जिसमें गिलबर्ट सिंड्रोम में देखा था माइल्ड डिफिशियंसी, इस एंजाइम की माइल्ड डिफिशियंसी थी, लेकिन क्रिगलर नाजर सिंड्रोम में क्या है, कंप्लीटली ये अब्सेंट है। एंड इट इज़ रेयर एबनॉर्मल रेसेसिव डिसऑर्डर। क्रिगलर नाजर सिंड्रोम जो होता है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो होती है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, इसमें डेथ जल्दी होती है। एंड टाइप 2 जो होती है वो माइल्डर होती है। टाइप 1 में क्या होता है, कम्प्लीटली अब्सेंट है उस वो एंजाइम जो है यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, इसमें कम्प्लीटली अब्सेंट होता है। एंड टाइप 2 में क्या होता है, पार्शियली डिफिशियंसी होती है इस एंजाइम की। दोनों में अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया हो रहा है। देन टाइप 1 जो होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को पास कर देता है, जिस वजह से क्या होता है, हमारे ब्रेन में इसका डिपोजिशन होने लगता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। देन लेबोरेटरी फाइंडिंग्स इन प्री हेपाटिक जॉन्डिस, यानी कि जब इसका डायग्नोज किया जाता है तो इसमें क्या पाया जाता है कि हमारा जो ब्लड है उसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, इंक्रीज्ड है। देन सेकेंड जो टाइप है जॉन्डिस का वो है हेपाटिक जॉन्डिस, जिसे हेपाटोसेल्युलर जॉन्डिस भी बोला जाता है। हेपाटिक जॉन्डिस यानी कि ये बिलीरुबिन जब लीवर में पहुंचेगा उसके बाद यदि कुछ गड़बड़ हुआ जिस वजह से उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है या फिर एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है या फिर लीवर उसे अपटेक नहीं कर पा रहा है, देन उस वजह से जो जॉन्डिस होगी उसे हेपेटिक जॉन्डिस बोला जाएगा। इन हेपाटोसेल्युलर जॉन्डिस देयर इज यूजुअली इंटरफेरेंस इन ऑल मेजर स्टेप्स of bilirubin metabolism, that is uptake, conjugation and excretion. Concentration of both unconjugated and conjugated bilirubin rises in the blood. ये हेपाटिक जॉन्डिस में क्या होता है, conjugated bilirubin and unconjugated bilirubin दोनों का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में। हेपाटिक जॉन्डिस जो होती है वो किस वजह से होती है, ये हेपेटाइटिस, हेपाटोटॉक्सिसिटी, सिरोसिस, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस एंड एल्कोहलिक लीवर डिजीज, ये इन कारणों से होता है। इन रीजंस के वजह से क्या होती है, लीवर सेल जो होती है, कुछ लीवर सेल उसका डेथ हो जाता है। चूँकि कुछ लीवर सेल का डेथ हो जाता है इसीलिए अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता है। कॉन्जुगेशन तो होता है लेकिन सारे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता है। अगर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाया तो ये ब्लड में वापस चली जाती है, इसीलिए क्या होता है, ब्लड में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। यहाँ ये क्लियर हो गया कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल ब्लड में क्यों बढ़ता है। अब देखते हैं कि इस जॉन्डिस में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल क्यों बढ़ता है। कॉन्जुगेशन होने के बाद तो उसे इंटेस्टाइन में जाना चाहिए, देन इसका लेवल नहीं बढ़ना चाहिए, बट ये बढ़ रहा है। तो देखते हैं कुछ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुगेटेड में नॉर्मल लीवर सेल द्वारा। तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन तो बन गया, बट ये क्या होता है, गॉल ब्लैडर में नहीं पहुंच पाता है। गॉल ब्लैडर में अगर नहीं पहुंचा तो ये क्या होगा, वापस ब्लड में लौट जाएगा। वापस ब्लड में लौटने के बाद इसलिए ब्लड में क्या होता है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ ये क्लियर हो गई कि हेपाटिक जॉन्डिस में अनकॉन्जुगेटेड एंड कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल क्यों बढ़ता है। देन देखते हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग्स इन हेपाटिक जॉन्डिस। क्या होता है, प्लाज्मा में क्या दिखता है हमें, कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ। किसमें, हेपाटिक वायरल हेपेटाइटिस या लीवर सिरोसिस, ये सारे डिजीज़ में ये सब दिखता है कि कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड दोनों बिलीरुबिन का लेवल बढ़ गया है। एक डिजीज़ है डुबिन जॉनसन सिंड्रोम जो कि हेपेटिस जॉन्डिस से रिलेटेड है। ये क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि बेनाइन है और रेयर है। ये क्या होता है, ये किस वजह से होता है, इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है बाइलरी कैनालिकुलस में। बाइलरी कैनालिकुलस क्या होता है, ये एक थिन ट्यूब होती है जो कि बाइल को कलेक्ट करती है। जब हेपाटोसाइट से बाइल बनता है देन ये उसे कलेक्ट करती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक लीवर जॉन्डिस। डुबिन जॉनसन सिंड्रोम को ब्लैक लीवर जॉन्डिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिलीरुबिन जो होता है लीवर में डिपॉजिट हो जाता है, इस वजह से लीवर जो अपीयर होती है वो ब्लैक कलर की होती है। इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंक्रीज हो जाती है।
देन जो लास्ट है हमारी थर्ड टाइप जॉन्डिस, पोस्ट हेपाटिक जॉन्डिस, इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। तो पोस्ट हेपाटिक जॉन्डिस किस वजह से होता है? इट इज़ कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन फ्रॉम गॉल ब्लेडर टू इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, लीवर में उसका कॉन्जुगेशन हो जाता है, उसके बाद वो गॉल ब्लेडर में जाती है, वही कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन गॉल ब्लेडर में चली जाती है, देन गॉल ब्लेडर से उसे इंटेस्टाइन में जानी होती है, बट गॉल ब्लेडर से वो इंटेस्टाइन में नहीं जा पाती है। यानी कि गॉल ब्लेडर से इंटेस्टाइन का जो पैसेज है, जहाँ की कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को जाना चाहिए, उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, इस वजह से वो गॉल ब्लेडर से इंटेस्टाइन में नहीं जा पा रही है। तो ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से होती है? ऑब्स्ट्रक्शन अकर ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जो है हमारी, उसमें कुछ ब्लॉकेज आ जाती है, जिस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। दिस इज़ द फिगर जिसमें कि ये कॉमन बाइल डक्ट है, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन आती है। तो ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से आती है? 3 रीज़न हो सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन के। पहला, कॉमन बाइल डक्ट में अगर गॉल स्टोन प्रेजेंट है तो इस वजह से वो ब्लॉक हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, पैनक्रियाज का जो हेड है, अगर वहाँ कैंसर हो गया तो इस वजह से भी कॉमन बाइल डक्ट ब्लॉक हो सकता है। एंड थर्ड रीज़न क्या हो सकता है, कॉमन बाइल डक्ट में अगर कैंसर हो जाए तो इस वजह से भी कॉमन बाइल डक्ट ब्लॉक हो सकता है। तो ये 3 ऑब्स्ट्रक्शन के रीज़न हो सकते हैं। देन इसमें देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्रेजेंट इन यूरिन बिकॉज इट इज़ वाटर सॉल्युबल। तो इसमें जो इसका कॉन्जुगेशन तो हो चुका है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ही ब्लड में है, तो वो वाटर सॉल्युबल होती है, इसलिए वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। इसलिए अगर यूरिन टेस्ट किया जाता है तो इसमें कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हमें मिलता है। देन क्या है, यूरोबिलिनोजन अपसेंट इन यूरिन। इसमें अगर यूरिन का टेस्ट होता है तो यूरोबिलिनोजन हमें अपसेंट मिलती है। क्यों? क्योंकि हम लोग बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म जानते हैं, जिसमें अगर वो इंटेस्टाइन में पहुंचती है उसके बाद ही यूरोबिलिनोजेन में वो कन्वर्ट होती है। देन वो इंटेस्टाइन में जा ही नहीं रही है तो यूरोबिलिनोजेन यहाँ पे नहीं बनेगी। देन स्टर्कोबिलिनोजेन भी अपसेंट होगी स्टूल में, क्योंकि वो इंटेस्टाइन में जा नहीं रही। अगर जा नहीं रही है तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का कन्वर्जन नहीं होगा। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स इन पोस्ट हेपाटिक जॉन्डिस, इसमें क्या देखते हैं हम, यूरोबिलिनोजेन जो होता है वो यूरिन में अपसेंट होता है, एंड यूरिन में क्या होता है, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे जो होती है हमारी जॉन्डिस पूरी ख़त्म होती है।